हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए कक्षा 9 संख्या पद्धति आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग काफी कर चुके थे कि गुना भाग जोड़ घटाव कैसे करते हैं वास्तविक संख्याओं का। ठीक है, और हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं ये भी सीख चुके थे। चलिए उस पर बेस जो एक्सरसाइज है, यानी कि एक्सरसाइज 1.5 पुराने एनसीईआरटी के अनुसार एक्सरसाइज 1.5 है, नए के अनुसार एक्सरसाइज 1.4 है ये। ठीक है, चलिए ये वाला एक्सरसाइज जो हम लोग पिछले 2 वीडियो में पढ़े हैं उसके आधार पर बनने वाला है, तो करते हैं। ठीक है, जैसे पहला सवाल दिया हुआ है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान है। 2 - √5, ये दो इस माइनस के √5 के साथ माइनस में लगा हुआ है। ठीक है, और आपको पता है ये बिना रूट वाला है, ये रूट वाला है, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है इस प्रकार का जो संख्या होता है ये कैसा होता है, अपरिमेय। मिक्सचर वाला जो होगा अगर रूट से बाहर नहीं आ पा रहा तो इसका मतलब है वो अपरिमेय है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 3 + √23 और इधर माइनस में √23। ठीक है, यहाँ पर खास बात क्या हो रहा है ना कि ये √23 प्लस का और √23 माइनस का आपस में कट जा रहा है और आंसर में बच रहा है 3। और 3 जो है उसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि वो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या है, ये है परिमेय। तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, अगर किसी तरीके से रूट वाला कट गया है ना और बचा बिना रूट वाला तो फिर वो परिमेय हो जाएगा। यहाँ देखते हैं भाग, हम लोग सीखेंगे कैसे भाग दिया जाता है। अगर सेम रहे ऊपर नीचे बिना रूट वाला तो इसको काट सकते हैं, और रूट वाला भी अगर सेम है तो इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर बचेगा 2/7, जो कि ऑलरेडी P/Q के रूप में दिख रहा है। इसका मतलब है ये कैसा है, ये परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 1/√2। ठीक है, ये दो रूट के अंदर जो 2 है वो बाहर नहीं आ पा रहा है ना, और एक बिना रूट वाला का मिक्सचर यहाँ पर दिख रहा है। तो इस जहाँ पर भी रूट है और बाहर नहीं आ पा रहा इसका मतलब है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। तभी तो हम लोग इसका परिमेयकरण करते हैं। देखिए यहाँ पर 2π, ठीक है, ये परिमेय है या अपरिमेय। आपको पता है पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो इसीलिए ये पूरा टर्म जो है अपरिमेय ही कहलाएगा। ये परिमेय नहीं होगा क्योंकि इसमें पाई लगा हुआ है। पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या लेते हैं क्योंकि उसका मान जो होता है वो चलते जाता है, शांत अनावर्ती मान है। चलिए हो गया, छोटा सा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, परिमेय या अपरिमेय चुनकर बताना था, बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अच्छा, सरल करना है, ठीक है, मतलब गुना करना है। या अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से आप तोड़कर कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में किए भी थे। ठीक है, ऐसा एक उदाहरण भी था अपने पास। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले तो है पहला नंबर में कि 3 + √3 और 2 + √2। ठीक है, गुना करना है। हम आप लोगों को क्या बताए थे, इस पहले वाले को उस पूरे के साथ ब्रैकेट में लगा दीजिए, 2 + √2 गुना में। ठीक है, फिर यहाँ जोड़ है, जोड़ लगा दिए, √3 है उसके बाद, इस √3 को भी आप पूरे के साथ गुना में लगा दीजिए। क्या किए अभी तक हम इस पहली संख्या को इस पूरा के साथ गुना में रखे हैं, प्लस का √3 को इस पूरा के साथ गुना में रखे हैं, गुना करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं गुना। जैसे गुना करेंगे 3 दूनी तो गुना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। बिना रूट वाला रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन बगल बगल लिखाएगा जरूर, है ना, गुना में लिखाएगा जरूर। तो इसको इससे गुना किए 6 हो गया, इसको इससे गुना किए तो 3√2 रहा। प्लस में यहाँ प्लस है, इसको इससे गुना करेंगे, फिर रूट वाला बिना रूट से मल्टीप्लाई होगा तो 2√3, है ना। बिना रूट वाला को वैसे हम लोग आगे तरफ रखते हैं, रूट वाला को पीछे तरफ रखते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है सीक्वेंस। ठीक है, लेकिन इस ऐसे रखने से समझ में आता है कि 2√3 है। ठीक है, चलिए फिर प्लस है, प्लस 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 होगा, √3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसी का सॉल्व और होने का अगर आसार लग रहा है। ये 3√2 है, ये 2√3 है,
है ना, रूट के अंदर वाला नंबर सेम नहीं है तो हम इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते। ये बिना रूट वाला है, इसके लिए तो बिना रूट वाला खोजना होगा जो कि है ही नहीं। ये रूट 6 है, इसको भी किसी के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, बस यहीं तक आपको रखना है, इसके आगे और नहीं जाएगा। यहीं पर आपको बोल देना है कि हो चुका है अपना आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, ये आसान है ना। ये एक फॉर्मूला में टूट रहा है, हम लोग करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला में टूट रहा है तो फॉर्मूला में कर देते हैं। ठीक है, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे कि फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये है सूत्र, ये होता है फॉर्मूला। इस ए प्लस बी माइनस बी अगर कहीं दिख जाए, दोनों जगह सेम डिजिट, एक में प्लस एक में माइनस, तो हम लोग उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं। ए का स्क्वायर बोले तो ए का मतलब पहले जगह पर जो भी है, यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस बी यानी कि दूसरे स्थान पर जो भी है, रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। रूट 3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर आपस में कट जाता है, आप लोगों को कल बताए थे, रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएगा तो ये बन जाएगा 9 माइनस 3 यानी कि 6। बस हो चुका है आंसर अपना। ठीक है, ये दूसरा सवाल का हल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 नंबर सवाल में कहता है कि रूट 5 जोड़ रूट 2 और इसका होल स्क्वायर अगर देते हैं तब आप बनाकर बताइए। ठीक है, बताते हैं बनाकर, है ना। ऐसा दिया हुआ है, आप ऐसा कर सकते हैं कि इसी चीज को 2 बार लिखकर और फिर जैसा नॉर्मल गुना करते हैं वैसा कर सकते हैं, या फिर आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। चलिए हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये तो सभी को याद होगा, ये तो सबको पता ही रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए का मतलब ये, प्लस बी का मतलब ये वाला। ठीक है, ए प्लस बी, तो पहला है ए स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मतलब क्या है, रूट का 5, इंटू में बी, बी का मतलब क्या है, रूट का 2। ठीक है, और फिर प्लस है फॉर्मूले में, फिर बी का स्क्वायर है। ठीक है, तो बी है रूट 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएगा तो ये पूरा पूरी क्या बन जाएगा, 5, प्लस में ये 2 तो अपना है। ठीक है, गुना में ये दोनों तो आपस में गुना हो जाएगा, रूट वाला रूट वाले के साथ गुना हो जाता है, तो 5 दूनी कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट 10, और प्लस में ये रूट और स्क्वायर आपस में कटेगा तो कितना बन जाएगा, 2। चलिए, ये बिना रूट वाला इस बिना रूट वाले के साथ हल हो सकता है, तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ पर क्या चल रहा है, 2 रूट का 10। बस यही आंसर होगा, क्योंकि और आगे ना हम इसको इसके साथ हल कर सकते हैं, ना इसको इसके साथ हल कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहीं पर अपना उत्तर हो जाएगा, समाप्त। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 था रूट 5 माइनस रूट 3 और रूट 5 प्लस रूट 2, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अगर यहाँ पर माइनस प्लस में रूट 3 रहता तब तो हम a माइनस बी ए प्लस बी में तोड़ देते, लेकिन फिलहाल वैसा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को पूरा गुना करना होगा। तो क्वेश्चन है रूट 5 माइनस रूट 3। ठीक है, रूट 5 माइनस का रूट 3 और अगले ब्रैकेट पर है रूट 5 प्लस का रूट 2। ठीक है, चलिए इसको हल करना है, ये तो सीधा मल्टीप्लाई करना होगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो इसको इसके साथ, ठीक है, रूट 5 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुना करेंगे, रूट 5 प्लस रूट 2 के साथ, फिर इस माइनस के रूट 3 को भी हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुना करेंगे, जो कि है रूट 5 प्लस रूट 2। चलिए आरंभ करते हैं। रूट 5 को रूट 5 से गुना करेंगे, 5 बचे 25 हो जाएगा, और कितना बनकर बाहर आ जाएगा, 5, है ना। या फिर आप समझ लीजिए 2 रूट 5 मल्टीप्लाई होकर
स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर और रूट कट कर 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर अंदर गुना होगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक है। माइनस वाले को इसके साथ गुना करेंगे, अंदर अंदर गुना तो हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का रूट 15, ठीक है। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस रूट 2 और रूट 3 को गुना करने पर रूट 6 आ रहा है, ठीक है। चलिए यहीं तक आंसर होगा, इसके अलावा तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है अपना, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। अगर क्वेश्चन इस प्रकार का है तो आंसर ऐसा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर ऐसा होता, क्वेश्चन अगर इस प्रकार का होता, मान के चलिए कि रूट 5 माइनस रूट का 3 और रूट 5 प्लस रूट का 3, है ना, यहाँ 2 नहीं होता 3 होता अगर, तब तो अपना ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट जाता, ठीक है। हम आप लोगों को कहते हैं आप ये वाला भी बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन इसको भी हल करिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 3 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल, ये सवाल देखिए, थोड़ा देर के लिए हम आंसर को मिटा रहे हैं, ठीक है, या रहने देते हैं। चलिए देखिए, आपको क्या कहता है, 3 नंबर सवाल, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, है ना, परिधि मान लीजिए सी, है ना, मतलब इंग्लिश में हम लोग परिधि को सरकमफ्रेंस कहते हैं, तो इसीलिए वहाँ सी लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके व्यास मान लीजिए डी, इंग्लिश में हम लोग व्यास को डायमीटर बोलते हैं, तो इसीलिए डी लिखा हुआ है, ठीक है। सरकमफ्रेंस का सी और डायमीटर का डी, ठीक है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अच्छा, हाँ, पाई को हम लोग सी बटा डी, है ना, इसके अनुपात यानी कि सी बटा डी के, डी को हम लोग पाई कहते हैं, ठीक है। हाँ ऐसा होता है, हम दिखा देते हैं आपको अभी थोड़ा देर में। अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल्स टू सी बाई डी होता है, ठीक है। यह डी, यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखो कह रहा है ना, आगे पढ़ लेते हैं। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग को पता है सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, ठीक है, जो परिधि होता है वृत्त की परिधि, वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। परिधि को हम लोग सी से बोल रहे हैं, ठीक है, सरकमफ्रेंस परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, तो सी कहा गया है, ठीक। देखिए जो व्यास होता है, ठीक है, व्यास त्रिज्या का डबल होता है, जो व्यास होता है डी जो होता है वो क्या होता है 2r के बराबर होता है, ठीक है। त्रिज्या का डबल करेंगे तो व्यास मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इस इन दोनों को देखें 2 और r को, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, उन दोनों को मिलाकर हम 2 और r मतलब डबल ऑफ r को हम d लिख सकते हैं, और यहाँ पर पाई है, ठीक है, तो c इक्वल्स टू पाई डी। अगर इस d को इधर लेकर आएंगे तो ये बनेगा c बाई डी इक्वल्स टू क्या पाई, जो कि हम यहाँ पर लिखे थे, और जो कि वो लोग कह भी रहा है कि पाई इक्वल्स टू c बाई डी होता है, ठीक है, होता है। तो उन का कहने का मतलब है कि डी, इस तथ्य को, ये जो डी है ना, इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पर शायद सी भी होना चाहिए था, ठीक है, सी और डी इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लोग को पता है पाई क्या होता है, पाई तो अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये वाला जो चीज है, देखिए व्यास की जगह पर कोई मान होगा, है ना, व्यास की जगह पर क्या होगा, कोई मान होगा, कोई, ये ऐसा तो नहीं कि रूट वाला नंबर हो गया, पर कुछ ना कुछ मान तो होगा, ठीक है। तो ये c बटा डी जो है p बटे q के रूप में बन जाएगा, ठीक है, p बटे q के रूप में बन जाएगा, यानी कि ये एक परिमेय संख्या के जैसा दिखने लगेगा, ये एक परिमेय संख्या रैशनल नंबर जैसा दिखेगा, दिख भी रहा है, यहाँ कोई वैल्यू होगा, यहाँ कोई वैल्यू होगा p बटे q के रूप में, लेकिन बराबर किसके बराबर है, पाई, जो कि एक अपरिमेय संख्या, मतलब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है। ये चीज हमें थोड़ा सा खटक रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे, इरेशनल और रेशनल नंबर बराबर कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तथ्य का मतलब इस कथन का निराकरण कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी का जवाब जो है वो बहुत ही सुंदर है। अच्छा पहले बता देते हैं आपको क्या है जवाब।
जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को जब मेज़र करते हैं, जैसे डायमीटर वगैरह हो गया, ठीक है, व्यास हो गया, मेज़र करते हैं, कुछ भी लंबाई को हम लोग मेज़र करते हैं, तो हमारे पास एक स्केल होता है मेज़र करने के लिए, उसमें 15 सेंटीमीटर तक मार्क होता है, ठीक है, सेंटीमीटर में मापते हैं उसमें। उसके बाद हम लोग उसको मिलीमीटर में माप सकते हैं कि वो मतलब देखिए, सेंटीमीटर वाला तो होता ही है स्केल, 1.5 सेंटीमीटर हुआ, 10.7 सेंटीमीटर हुआ, मार्क दिया रहता है स्केल में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर स्केल तो है अपने पास, देख लेते हैं, जैसे ये है ना, ये एक स्केल है। यहाँ पर अगर हम देखिए इस तरह से मार्क कर रहे हैं तो ये कहाँ तक दिखा रहे हैं, देखिए 4.7 है ना। तो यहाँ पर एक और लाइन लेते हैं, 3.68 है ना, मतलब 3 पॉइंट, देखिए हम यहाँ से लिए हैं, ये वाला मत देखिएगा, यहाँ से लिए इसके बाद 3.68 सेंटीमीटर है ना, 3.68 सेंटीमीटर, इतना छोटा है, ठीक है। अब अगर हम इसको और गहराई पर नापने जाए, और छोटा स्केल लेकर आए, मतलब इससे भी छोटा जो मान बताता हो, मिलीमीटर में जो मान बताता हो, ठीक है, तो वो कुछ मान दिखाएगा, ठीक है, बिल्कुल छोटा हो सकता है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, ये वाला मान से थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर हम और छोटा लेकर आए, मतलब कहने का मतलब है कि हम ज्यादा से ज्यादा इसको मिलीमीटर तक दिखा देंगे, है ना। चलिए इसके उसके भी एक घर नीचे दिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई मान ऐसा है, मान के चलिए 5.296439767 ऐसा अगर कोई मान है, ठीक है, तो इतना छोटा मान को तो हम लोग नहीं दिखा पाएंगे, है ना। ये वाला पॉइंट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको बोल देंगे कि 5.2 है, या चलिए 5.29 तक तो हम लोग बोल ही देंगे कि 5.29 है ना। इसके आमतौर पर जो हम लोग मापते हैं उसके सहारा से इतना हम लोग बोल सकते हैं। तो यही चीज़ होता है, अगर कभी भी कोई मान के चलिए सी या डी का वैल्यू इस प्रकार से हुआ, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं कि वो इतना आगे जा रहा है, हम लोग बस यहाँ 5.2 या 5.29 तक ही लेकर छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि वो आगे बढ़ रहा था, और भी मान थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा बढ़ रहा था, ठीक है, और आगे बढ़ रहा था, तो हम लोग वो मान को छोड़ देते हैं, मतलब वो अपरिमेय हो रहा था, संख्या तो अपरिमेय हो रहा था, लेकिन है ना, ये और भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन हम लोग इसको यहीं तक लेते हैं, इसके कारण ये परिमेय नजर आता है, ठीक है। तो इसी यही बात यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी में, देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है ना, कोई अंतर विरोध नहीं हो रहा है। स्मरण रहे कि जब आप कभी भी एक स्केल या किसी अन्य युक्ति से लंबाई को मापते हैं, है ना, किसी भी लंबाई को आप मापते हैं, तब केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। तब हम लोग को एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है कि 5.29 है ना, और 5.29 अगर हम बोलते हैं तब तो ये परिमेय है, इसको हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बैठेगा, ये परिमेय मान है, ठीक है। तो एक सन्निकट वाला मान प्राप्त होता है। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि हाँ, राउंड ऑफ वाला जो सवाल होता था कि 999 है ना, किसके सन्निकट है, तो हम लोग बोलते थे 1000 के, है ना, मतलब किसके किसके 100, 1000, 10,000 किसके सन्निकट है, तो हम लोग बोलते थे 1000 के सन्निकट है, ठीक है। तो इस प्रकार का, तो वो केवल एक सन्निकट मान बताता है, ठीक है। जब हम लोग किसी भी स्केल या अन्य युक्ति से मापते हैं तो एक सन्निकट परिमेय मान को बताया जाता है। तो इससे हम लोग को अतः आप ये अनुभव नहीं कर पाते हैं, आप हम लोग को पता नहीं चलता है कि सी या डी अपरिमेय है, कि सी है या डी कौन अपरिमेय है, ठीक है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या के बराबर है, तो सी या डी कौन अपरिमेय है वो पता नहीं चलता है, क्योंकि स्केल से उतना एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दे पाता, ठीक है। तो बस यही उत्तर है एनसीईआरटी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है, ये सब यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। हम्म, देख लीजिए, है ना, ये सवाल थोड़ा अलग तरीके का था। इस प्रकार से सी बटा डी को हम लोग पाई बोल रहे हैं, तो ये परिमेय और ये अपरिमेय अंतर विरोध तकरार कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज कि अपरिमेय संख्या सी या डी में से कोई अपरिमेय होगा, लेकिन हम लोगों को इसके लिए और भी छोटा युक्ति से हम लोग को पता नहीं चलता है कि कौन अपरिमेय है, इसीलिए हम लोग उसको परिमेय मान लेते हैं, और इसीलिए ये वाला चीज ऐसा बराबर टाइप का आता है, ठीक है। चलिए, हम्म, ये एक संख्या है, संख्या रेखा पर दर्शाना है इसको, ये क्या है, परिमेयकरण करना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी
4 नंबर और 5 नंबर किसी और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। अभी आप लोगों के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।